नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं आरएस मीन्स की। राजस्थान अखाड़ा पर लगातार क्लासेस चल रही हैं। आरएस मीन्स को टारगेट करते हुए हम क्लास चला रहे हैं और सब्जेक्ट जो अभी चल रहा है वो है मैनेजमेंट। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो है लेक्चर नंबर 17। अगर इससे पहले आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो पहले आप कंप्लीट कर लीजिए सीक्वेंस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग, स्ट्रिक्टली टू द सिलेबस। ऑथेंटिक सोर्सेज, एनसीईआरटीज, एनआईओएस के बुक्स और तमाम जो भी कहाँ जहाँ से कंटेंट अच्छे से अच्छा उपलब्ध हो सकता है वहाँ से हम आपको कंटेंट उपलब्ध कराते हैं राजस्थान अखाड़ा पर। बाकी सारे सब्जेक्ट की क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। अभी जो सब्जेक्ट चल रहा है वो मैनेजमेंट है। टोटल 16 लेक्चर अब तक अपलोड हो चुके हैं। आज जो लेक्चर नंबर है वो है 17, जिनमें हम समझने की कोशिश करेंगे एक्सक्लूसिवली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में, टाइम मैनेजमेंट के बारे में और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। और इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशन जो है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, किस तरह ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन तीनों चीज़ों का मैनेजमेंट, किस तरह ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस के लिए, उसकी एफिशिएंसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना और स्ट्रेस को मैनेज करना। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने वाला है नहीं है क्योंकि इसमें ज़्यादा कंटेंट है नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें हैं। आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ जो है वो हमारे राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल होगी। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको मोटिवेशन थ्योरीज पढ़ाया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो मैनेजमेंट में भी पूछा जाता है और पेपर 3 में बिहेवियर में भी पूछा जाता है। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दो पेपर्स में कॉमन होते हैं। तो अगर आप उस एक टॉपिक को, मोटिवेशन थ्योरी को कंप्लीट करते हो तो मैनेजमेंट की भी आपकी तैयारी होती है और बिहेवियर की भी आपकी तैयारी होती है। तो आप वो लेक्चर जरूर देखिए और उसके बाद आप आइए लेक्चर नंबर 17 पे, जिसमें हम बात करते हैं इन तीन चीज़ों की। सबसे पहले आपको लिए चलता हूँ सीधे सिलेबस की तरफ। पेपर 1 के यूनिट 3 में पार्ट ए तो है सोशोलॉजी, पार्ट बी है मैनेजमेंट और पार्ट सी है ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट करा चुका हूं आपको, सेकंड यूनिट कंप्लीट करा चुका हूं, थर्ड यूनिट में हम मोटिवेशन थ्योरीज तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत ये पूरा जो सिलेबस है यहां तक का, ये पूरा सिलेबस 16 लेक्चर्स में हो चुका है। आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 17, उसमें हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, लेक्चर नंबर 17 में हम बात करेंगे ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम के बारे में। ठीक है, सॉरी, लेक्चर नंबर 18 में। ये लेक्चर नंबर 17 है आज का। 16 लेक्चर आज तक अभी तक हो चुके हैं। आपको यूट्यूब चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर, ऐप पर, सब जगह अपलोड मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। 17 लेक्चर, आज का लेक्चर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम। लेक्चर नंबर 19 में हम यूनिट 4 कंप्लीट करेंगे। लेक्चर नंबर 20 में यूनिट 5 कंप्लीट करेंगे। टोटल 20 मार्क्स का मैनेजमेंट हम कोशिश करेंगे 20 लेक्चर्स में पूरा थॉरोली इन डेप्थ अच्छे से समझा के, विद डेफिनेशंस, एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, डिफरेंसेस वगैरह सारी चीजें देखते हुए हम उसको कंप्लीट करें। तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकंड ऑफ टाइम हम शुरू करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। इससे पहले कि मैं आपको एक जनरल आइडिया देता हूं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम पूरे लेक्चर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में मैं आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा, सेकंड पार्ट में मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझाऊंगा और थर्ड पार्ट हम स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तीनों कलेक्टिवली अगर तीनों की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज कर ली जाए या टाइम को अच्छे से मैनेज कर लिया जाए या स्ट्रेस को अच्छे से मैनेज कर लिया जाए तो होता क्या है, अल्टीमेटली परफॉर्मेंस बढ़ती है। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ती है, वेलबींग बढ़ती है और प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दोनों चीजें बढ़ती है। और यही चीज यहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। ये तीनों चीजें ही इंटर रिलेटेड है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका सही नहीं होगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है। इनको एक साथ अगर हम अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं तो ये पर्सनल ग्रोथ को भी कंट्रीब्यूट करती है और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए भी कंट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल हेल्थ है वो भी अच्छी होती है, इंडिविजुअल वेलबींग भी अच्छी होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो सारी चीजें, इन सब जो प्रॉफिट्स हैं कि इंडिविजुअल की सक्सेस, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी, इंडिविजुअल की वेलबींग और ऑर्गेनाइजेशन की वेलबींग की वजह से ही हम आज यहाँ पर मैनेजमेंट में ये तीनों टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ये इंपॉर्टेंस है इन तीनों टॉपिक्स की।
ठीक है, आप कल एसडीएम बन जाते हैं, आने वाले समय में आपका आरएस मेंस क्लियर होता है, इंटरव्यू क्लियर होता है, आप एसडीएम पद पर कार्यरत होते हैं, तो आपको ये तीनों चीजें बहुत काम आएगी कि आपकी टीम में कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाए। हर जगह होती है तुलसी, इस संसार में भांति भांति के लोग, और जहां पर भी भांति भांति के लोग आके मिलते हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। कॉन्फ्लिक्ट तो होगी ही होगी, लेकिन किस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कर सकते हो या कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद उसको मैनेज कर सकते हो, ये हम चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। किन किन चीज़ों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है वो मैं आपको बताऊंगा। क्या ऐसा किया जा सकता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड की जा सकती है, और क्या ऐसी चीज़ें हो कि अगर फिर भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको मैनेज किया जा सकता है। सेकंड चीज़ आएगी टाइम मैनेजमेंट, और थर्ड आएगा स्ट्रेस मैनेजमेंट। देन यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टाइम एंड स्ट्रेस इज असेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन प्रोडक्टिवली एंड मेंटेन वेलबींग। दीज थ्री एरियाज आर इंटररिलेटेड। ये तीनों ही एरिया जो है वो इंटररिलेटेड है, और अगर उनको वेल हैंडल किया जाता है तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं पर्सनल हेल्थ के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई। ठीक है, तीनों का एक जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पर दिया, और अब सीधे सीधे हम शुरू करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के बारे में। देखिए, आप एसडीएम बनेंगे तो आपके अंडर में एक टीम काम कर रही होगी, और उस टीम में अलग अलग लोग होंगे, उनकी अलग अलग पर्सनैलिटीज होगी। ठीक है, अलग अलग वैल्यू सिस्टम होगा, अलग अलग गोल्स होंगे। जब भी एक टीम काम करती है तो ये माना जाता है कि इन सबको एक ही गोल की तरफ ध्यान देना है, और अच्छे से मतलब ग्रोथ करनी है। लेकिन होता क्या है, जब ये सब व्यक्ति अलग अलग गोल्स की तरफ ध्यान देते हैं, इनके सबके इनकम्पैटिबल गोल्स हो जाते हैं, इनके सबके इंटरेस्ट अलग अलग हो जाते हैं, वैल्यू सिस्टम अलग अलग हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। और ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट में, कॉन्फ्लिक्ट ऑकर्स व्हेन टू और मोर पार्टीज, ठीक है, टू और मोर पार्टीज का मतलब हो गया एक टीम, परसीव इनकम्पैटिबल गोल्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यूज। अब हमें क्या करना है, इसको मैनेज करना है। इन वजह से कॉन्फ्लिक्ट होती है। जब भी आप सोशल सेटिंग में होंगे, जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में होंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, ये इनएविटेबल है। क्यों? रीजन मैंने आपको वही बताया कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, ड्यू टू डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी, लोगों की अलग अलग लोग जो है वो कोई किस बैकग्राउंड से होगा, कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड, किसी का एजुकेशन लेवल कैसा होगा, किसी का वैल्यू सिस्टम कैसा होगा, सबकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग होगी, भांति भांति के लोग आपको मिलेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा, ओपिनियंस डिफरेंस होंगे, रिसोर्स अलोकेशन जो होगा वो सबका अलग अलग होगा। रिसोर्स अलोकेशन का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है वो क्लर्क है, कोई डबल ए है, ठीक है, कोई एसओ है, सेक्शन ऑफिसर है, तो सबके पास जो रिसोर्सेज हैं, पावर्स हैं, वो चीज़ें अलग अलग होगी, और इसी अलग अलग चीज़ें होने की वजह से, ये डिफरेंसेस होने की वजह से सोशल सेटिंग में और ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग में कॉन्फ्लिक्ट होता ही होता है। कॉन्फ्लिक्ट होने से कुछ नुकसान होते हैं, जिसकी वजह से ही हमें उन कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज करना है, उन कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है। तो आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको यही समझाऊंगा कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है। ये मैंने आपको बता दिया किस तरह होती है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट क्यों होती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पर्सनैलिटी, डिफरेंस इन ओपिनियंस एंड डिफरेंस इन रिसोर्स अलोकेशन, ये आपको लिखना है। लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड कैसे किया जा सकता है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, क्यों हो रही है कॉन्फ्लिक्ट, पहली बात 3 कारणों की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो अलग अलग है, उनकी पर्सनैलिटी अलग अलग है, उनके ओपिनियन अलग अलग है, उनका वैल्यू सिस्टम अलग अलग है, और इन तीनों की वजह से क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशन डिग्रेड होगा, प्रोडक्टिविटी कम होगी, एफिशिएंसी कम कम होगी। इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनेज करना पड़ेगा। इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा कि आपकी टीम में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट हो या जीरो कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई प्रॉब्लम है टीम में और वो अनमैनेज्ड है, उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं किया गया, तो कैन लीड टू डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आपकी कार्य करने की क्षमता, इंडिविजुअल व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता भी डिक्रीज होगी, और ओवरऑल टीम की जो कार्य करने की क्षमता है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है, इन 4 लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी डाउन हुई। ठीक है, ओवरऑल टीम की जो परफॉर्मेंस है वो भी यहां पर डाउन हुई। पहला चीज तो ये हो गया, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगी तो क्या होगा, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होगी,
मैंने अभी आपको समझाया कॉन्फ्लिक्ट इसलिए होगी क्योंकि एक टीम में अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होंगे, अलग अलग ओपिनियंस के लोग होंगे, अलग अलग वैल्यू सिस्टम के लोग होंगे, जिनका गोल्स इनकम्पैटिबल गोल्स होंगे, इनकम्पैटिबल वैल्यू सिस्टम होगा। वो सारी चीजें होने पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है। कॉन्फ्लिक्ट जब होती है और उसको मैनेज नहीं किया जाता तो इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी डाउन होती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। इन लोगों के बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है, ठीक है, वो डैमेज होती है। इसके अलावा मोरल जो है वो डाउन होता है, लो होता है, स्ट्रेस जो है वो बढ़ती है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 नंबर का कि एक अनमैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपका आंसर सीधा सीधा होगा कि एक अनमैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट कैन लीड टू डिक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी या आप इसको और विस्तार से ऐसे लिख सकते हैं कि डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओवरऑल टीम और ऑर्गेनाइजेशन, डैमेज रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द टीम, लो मोरल इन द मेंबर्स ऑफ द टीम या लो मोरल ऑफ द टीम, स्ट्रेस। ठीक है, अब इसकी वजह से, इन सारे कारणों की वजह से ये जरूरी हो जाता है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, रिलेशनशिप को सुधारने के लिए, स्ट्रेस को ठीक करने के लिए ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि आप कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करो इफेक्टिवली। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने आपको बताया कि कॉन्फ्लिक्ट होती क्यों है। कॉन्फ्लिक्ट होती है कि जब 2 या 2 से ज्यादा लोग किसी टीम में इनकम्पैटिबल गोल्स हो, उनके इनकम्पैटिबल इंटरेस्ट हो, वैल्यू सिस्टम हो, डिफरेंसेस इन पर्सनालिटी हो, ओपिनियंस हो, रिसोर्स एलोकेशन डिफरेंस हो, तो क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। अगर उस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं किया जाता है तो क्या होता है, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती है, रिलेशनशिप जो है, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द टीम वो डैमेज होती है, मोरल टीम का डाउन होता है, स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होती है। इस वजह से हमें कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। और कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कैसे किया जाता है उसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है। इन 3 पॉइंट से आप किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। क्वेश्चन यहां भी बनता है, क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ कैन यू इफेक्टिवली मैनेज अ कॉन्फ्लिक्ट, या डिस्कस द स्टेप्स फॉर इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, डन। तो अगर एक कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज किया जाता है तो क्या होगा, ये रिजल्ट की बात कर रहे हैं हम, प्रोसेस की बात नहीं कर रहे। समझ में आई बात, 2 चीजें होती है, एक तो प्रोसेस, किस तरह कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जाएगा वो आगे पढ़ूंगा, नेक्स्ट उसमें पढ़ाएंगे। AACC कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगा जिसमें ये बताया जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज किया जाएगा। अभी जिस बात पे हम बात कर रहे हैं, जिसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं, वो क्वेश्चन ये है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज नहीं किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये हमने यहां देखा। ठीक है, अनमैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये सारी चीजें होंगी, और इफेक्टिवली मैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये सब होगा। अब वो मैनेज कैसे किया जाएगा वो हम आगे स्लाइड में पढ़ेंगे, AACCC में। ठीक है, अवॉइडिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कम्युनिकेटिंग और इन सब चीजों से। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी समझने की क्या है कि अगर एक कॉन्फ्लिक्ट को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाता है, अनमैनेज्ड कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो वो क्या करता है, प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। किसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज करेगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को भी डिक्रीज करेगा। सेकंड पॉइंट क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स जो है वो डैमेज हो जाती है। डन। तीसरा क्या होगा, टीम, ओवरऑल टीम की जो मोरल है वो लो हो जाता है, स्ट्रेस जो है वो ज्यादा होता है। डन। सेकंड पॉइंट क्या आता है, अगर कोई टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और वो अच्छे से मैनेज की जाएगी तो क्या होता है, अगर किसी टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है और वो अच्छे से मैनेज की जाएगी तो उसकी वजह से इनोवेशन जो है वो फॉस्टर होगा, क्रिएटिविटी जो है वो बढ़ेगी, डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स जो है उनकी देखा जाएगा, भाई 4 लोग हैं, 4 पर्सपेक्टिव मिलेंगे, 4 आइडियाज मिलेंगे, और हो सकता है कोई आइडिया किसी आइडिया से बहुत ज्यादा बेटर हो, या ये भी हो सकता है कि चारों आइडियाज को क्लब करके जब बात की जाए तो वो और ज्यादा बेटर हो। ठीक है, स्ट्रेंथन रिलेशनशिप्स थ्रू बेटर अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप बिटवीन द मेंबर्स हैं वो स्ट्रेंथन हो जाती है, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, रिलेशनशिप जो है वो इंप्रूव हो जाती है, डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है बाय एड्रेसिंग अंडरलाइंग इश्यूज, जो भी अंडरलाइंग इश्यूज हैं उनको एड्रेस करते हुए डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, इन सभी चीजों की वजह से, इन सभी कारणों की वजह से हमें क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज किया जाना चाहिए।
अब बात आती है कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज कैसे करें। तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला है AA CCC। 5 नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन अ कॉन्फ्लिक्ट कैन बी मैनेज्ड इफेक्टिवली, या व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। तो उस टाइम पर आपको ये 5 पॉइंट्स याद रखने चाहिए। क्या है वो 5 पॉइंट्स? AA CCC। विस्तार में बात करते हैं इनकी। आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया, और अगर नहीं आया है तो आप वो पॉइंट मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करके आपको समझाने की कोशिश करूँ। क्रक्स में बात करें अभी तक की, तो अभी तक हमने मैंने आपको 3 पॉइंट समझाए हैं। पहला पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट कैसे होता है। सेकंड पॉइंट, अगर कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता तो क्या होता है। थर्ड पॉइंट, अगर कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कर लिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं इस पार्ट के फोर्थ पॉइंट की तरफ कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज कैसे किया जाए। हमें पता है कॉन्फ्लिक्ट कैसे होती है, हमें पता है उसको मैनेज ना किया जाए तो क्या होता है, हमें पता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली मैनेज हो जाए तो क्या होता है, और इफेक्टिवली मैनेज होने के इतने सारे फायदे हैं कि हमें वो प्रोसेस भी जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में आप SDM बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टीम में विभिन्न विभिन्न इश्यूज पर कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जिसको मैनेज करना आपका सर्वप्रथम धर्म है, क्योंकि आपको प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बढ़ानी है। और वो कैसे बढ़ेगी? जब आप कॉन्फ्लिक्ट को इफेक्टिवली मैनेज करोगे। कैसे करोगे? इस फॉर्मूले से करोगे, AA CCC। AA मतलब, इसका हम आपको फुल फॉर्म बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग one's अप्रोच टू कॉन्फ्लिक्ट इज क्रूशियल। 5 कॉमन स्टाइल्स आर। 5 कॉमन स्टाइल है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स की बात कर रहे हैं, AA CCC। ठीक है, पहले इनका फुल फॉर्म मैं आपको बताता हूं। A फॉर अवॉइडिंग, सेकेंड है अकोमोडेटिंग, थर्ड कंपेटिंग, ठीक है, फोर्थ कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड देन कोलैबोरेटिंग। क्या क्या हुआ? सबसे पहले तो आप अवॉइड कर दो, डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप एक बार फुल फॉर्म याद रखने समझने की कोशिश करो। सबसे फर्स्ट क्या होगा? अवॉइडिंग, अवॉइड कर देना कॉन्फ्लिक्ट को। सेकंड, अकोमोडेट करना। थर्ड, कंपेटिंग। फोर्थ, कॉम्प्रोमाइजिंग, एंड फिफ्थ इज कोलैबोरेटिंग, कोलैबोरेट करना, कोऑपरेशन दिखाना एक दूसरे के प्रति। ये सारी जो स्टाइल्स हैं, इनकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इफेक्टिवली मैनेज हो जाती है। तो अभी मैं आपको इनके पूरा डिस्कस करेंगे अपन कि किस तरह से अवॉइडेंस काम करता है, किस तरह से अकोमोडेटिंग काम करती है। अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कंपेटिंग, ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कोलैबोरेटिंग। तो इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा स्ट्रेटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। बस ये इतना सा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का। ठीक है, 5 पॉइंट्स हैं और इन्हीं 5 पॉइंट्स में से क्वेश्चन बन के आता है, या तो 2 नंबर का या 5 नंबर का। तो शुरू करते हैं कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। अवॉइडिंग से स्टार्ट करते हैं कि अवॉइडिंग होता कैसे है, कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए जो स्टाइल है वो किस किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। 5 स्टाइल्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया। स्टार्ट करेंगे अवॉइडिंग से। सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि ये एक टीम है। इस टीम के अंदर ये 2 व्यक्ति हैं। ड्राइंग से आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। ये 2 व्यक्ति हैं, इस व्यक्ति का नाम है A, ये है आप, ठीक है, और ये है व्यक्ति B। ये एक टीम है, ठीक है। अब मान लीजिए ये व्यक्ति कह रहा है इस ग्रुप को, इस टीम को कहीं जाना है, और ये जो व्यक्ति है ये कह रहा है कि हम जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन में, और बी कह रहा है कि हम जाएंगे साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। अभी ये यहाँ बीच में कहीं खड़े हुए हैं एक साथ, और दोनों को ये डिसाइड करना है कि कहाँ पर जाएंगे। तो ए तो कह रहा है कि हम नॉर्थ साइड जाएंगे और बी कह रहा है कि हम साउथ साइड जाएंगे। डन। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो गई, ठीक है, 2 चीजें हो गई, 2 ऑप्शंस हो गए, और दोनों जो है वो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में आ गए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए सबसे पहली स्टाइल जो यूज में ली जाएगी वो क्या होगी? अवॉइडिंग। अवॉइडिंग सिचुएशन में क्या होता है, इग्नोर कर देते हैं कॉन्फ्लिक्ट के आइडिया को, ठीक है, कि यहाँ पर ठीक है, इस बात को ही खारिज कर देते हैं कि कहीं जाना भी है अपने को। इग्नोर या विद्रॉइंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट, कि चलो ठीक है, ए कह देगा मैं नहीं जा रहा यार कहीं भी, बात खत्म करो, या जाना ही नहीं है, दोनों ही कहीं नहीं जा रहे। तो जो प्रॉब्लम है उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है, उस सिचुएशन से विड्रॉ कर लिया जाता है। इस तरह की जो मैनेजमेंट स्टाइल होती है ये
बहुत ही छोटे इश्यूज जब होते हैं उसके लिए बेनिफिशियल होती है। बड़ा इशू हो और उसको अगर अपन इग्नोर कर दें या उससे अपन विड्रॉ हो जाएं तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, वो इशू रिजॉल्व ही नहीं हो पाता है। जबकि यहाँ पर कोई ट्राइवियल इशू हो तो उसको वहां पर क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है या उस सिचुएशन से विड्रॉ किया जा सकता है। और इस तरह की जो टेक्निक होती है अवॉइडिंग टेक्निक, वो क्या होती है, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। कि कोई जो प्रॉब्लम थी कि यहाँ पर कहाँ जाना था, नॉर्थ साउथ की बात हो रही थी, वो प्रॉब्लम ही अनरिजॉल्व रह गई। डन। सेकेंड पॉइंट आता है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में क्या होता है कि ए जो है, ए कह रहा है कि मुझे नॉर्थ में जाना है, बी कह रहा है कि मुझे साउथ में जाना है। अब यहाँ पर ए जो है वो बी की बात मान लेता है और खुद के आइडिया को क्या करता है, सप्रेस करता है। मतलब आप अपनी बात को सप्रेस करके और दूसरे की बात को मान ली जाए, उसे कहते हैं अकोमोडेशन, अकोमोडेट कर देना। ठीक है, ए ने कहा चलो ठीक है नॉर्थ में फिर कभी चल लेंगे, अपन साउथ में चलते हैं। तो पहली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल तो हुई अवॉइडिंग द सिचुएशन, इग्नोरिंग द सिचुएशन, विड्रॉइंग फ्रॉम द सिचुएशन। ठीक है, यूजफुल फॉर ट्राइवियल इश्यूज एंड कैन लीड टू अनरिजॉल्व प्रॉब्लम। सेकंड हो गई कि अपनी बात को छोड़कर दूसरे की बात मान लेना, अकोमोडेशन कर लेना, अकोमोडेट कर लेना। ठीक है, यील्डिंग टू अदर्स डिमांड्स, मेंटेनिंग हार्मनी बट मे सप्रेस वंस ओन नीड्स। अब इसमें क्या हुआ, हार्मनी तो मेंटेन हुई इन बिटवीन द टीम। ठीक है, एक ऑप्शन को चूज कर लिया गया दूसरे व्यक्ति के ऑप्शन को, लेकिन खुद की डिमांड्स भी सप्रेस हो गई, खुद की नीड्स जो है वो यहाँ पर सप्रेस हो गई। ये एक प्रॉब्लम यहाँ पर निकल गई। तीसरी बात आती है, तीसरी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल होती है कंपीटिंग। कंपीटिंग में क्या होता है कि अभी यहाँ क्या हुआ था, पहले में आपने सिचुएशन ही अवॉइड कर दी थी। दूसरे ऑप्शन अकोमोडेटिंग में क्या हुआ, आपने अपनी बात को नीची देके और दूसरी बात की बात मान ली गई। अब क्या हो रहा है कंपीटिंग में कि आप खुद की बात मान रहे हो और दूसरे की बात जो है वो सिरे से नकार रहे हो। आप असर्टिव हो, आप अनकॉपरेटिव हो। ठीक है, कि कॉपरेट करना ही नहीं है, हमें तो नॉर्थ में ही जाना है, जिद लेके बैठ गए, साउथ में जाना ही नहीं है। तो ये बात यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है वो डोमिनेट कर रहे हो अपने दूसरे व्यक्ति के ऊपर। ये असर्टिव अनकॉपरेटिव होता है। अप्रोप्रिएट व्हेन क्विक डिसीजंस आर नेसेसरी बट कैन क्रिएट हॉस्टिलिटी। आपको जल्दी से डिसीजन लेना है कि नॉर्थ जाना है साउथ जाना है, तो आपने कहा कि छोड़ो सब कुछ, नॉर्थ ही चलेंगे बस, चलो स्टार्ट हो जाओ, और फटाफट आप स्टार्ट हो जाए। तो आप असर्टिव रहे, आप अपने टीम मेंबर के प्रति नॉन कॉपरेटिव रहे। ठीक है, आपको क्विक डिसीजन लेना था, लेकिन यहां पर जो बी है उसके मन में आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल। सबसे पहली कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल कौन सी थी, अवॉइडिंग करना, कि जो भी सिचुएशन है जो भी प्रॉब्लम है उसको अवॉइड कर दिया कि यहाँ जाना ही नहीं, बात खत्म। सेकंड अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग में क्या हुआ कि आपने खुद की नीड को सप्रेस करके दूसरे की बात को मान लिया कि ठीक है नॉर्थ में नहीं जाना साउथ में जाना है, बात खत्म। ठीक है, थर्ड जो स्टाइल थी वो कंपीटिंग थी, उसमें दूसरे को डोमिनेट, दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हुए आपने खुद की बात को ही मनवाना उचित समझा। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में क्या होता है कि आप एक मिडिल ग्राउंड ढूंढते हैं। ठीक है, यह ए, यह बी। ए कह रहा है कि आपको नॉर्थ में जाना है, बी कह रहा है कि आपको साउथ में जाना है, लेकिन यहां पर कॉम्प्रोमाइज किया जाता है कि अपन नॉर्थ साउथ दोनों को छोड़ के ईस्ट में चल लेते हैं। ठीक है, फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड इफेक्टिव एंड टाइम इज लिमिटेड एंड गोल्स आर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। आपको चारों दिशाओं में जाना था। ए कह रहा था कि आप नॉर्थ में चलो पहले, बी कह रहा था कि आप साउथ में चलो पहले। दोनों की बात एक कॉम्प्रोमाइज बनाया गया कि नहीं नॉर्थ साउथ दोनों छोड़ो, बाद में देखेंगे ये सारी चीजें, अभी तो ईस्ट में चलो या वेस्ट में चलो। ठीक है, फिफ्थ जो मैनेजमेंट स्टाइल आती है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, वो है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेट कर लिया जाता है, ये कह लिया जाता है कि इस बार अपन साउथ में चलते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अपन नॉर्थ में चलेंगे, या इस बार अपन नॉर्थ में चलते हैं बाद में अपन साउथ में चलेंगे। तो 5 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की। यहाँ पर टेक्स्ट क्या कह रहा है वो आपको समझाता हूँ, उसके बाद वो पाँचों का एक बार आपको रिविजन करा दूंगा, ताकि बाद में आपको पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, यहीं आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपका पूरा टॉपिक हो जाए। ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग क्या कह रहा है, फाइंडिंग ए मिडिल ग्राउंड इफेक्टिव व्हेन टाइम इज लिमिटेड एंड गोल्स आर मॉडरेटली इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिफ्थ है कोलैबोरेटिंग। कोलैबोरेटिंग क्या होता है, कोलैबोरेशन में कॉपरेशन होता है, असर्टिवनेस होती है, दोनों चीजें होती है। जबकि वहां पे क्या था, कंपीटिंग में असर्टिवनेस था लेकिन अनकॉपरेटिवनेस था। एम्स फॉर विन विन सॉल्यूशंस, दोनों ही सिचुएशन में विन विन सॉल्यूशन होता है। आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स इश्यूज एंड रिक्वायरिंग कमिटमेंट, यहाँ पर कमिटमेंट रिक्वायर होता है। Done? बात समझ आ गई। ठीक है, हर मैनेजमेंट स्टाइल थोड़ी सी अलग है। आप अगर उसकी बात करते हैं, सबसे पहले अकोमोडेटिंग की बात करते हैं, तो आप लॉस में जा रहे हो, ये जीत रहा है। ठीक है, कि आपने खुद की बात तो दबा ली, अगले की बात को मान ली। सेकंड स्टाइल में जाते हैं अपन कंपेटिंग में, तो खुद की बात आप मानते हो, दूसरे की बात दूसरे के ऊपर डोमिनेट करते हो, दूसरे की बात नहीं मानते।
ठीक है, कॉम्प्रोमाइजिंग में जाते हो तो दोनों न्यूट्रल रहते हैं, एक तीसरा रास्ता चुना जाता है। कोलैबोरेटिंग में आप जाते हो तो यहाँ भी विन विन सॉल्यूशन, यहाँ भी विन विन सॉल्यूशन, दोनों की ही बात मानी जाती है, पहले किसी की मान लेंगे बाद में किसी की मान लेंगे, तो इस तरह से डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 5 मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल समझाई। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है कैसे होगा, स्टाइल्स कौन कौन सी है, वो 5 हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आने की पूरी पूरी संभावना है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, राइट डाउन द कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स। और आप उसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले अवॉइडिंग, अवॉइडिंग में आपने उस सिचुएशन को ही हटा दिया, विड्रॉ कर लिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, सेकंड आ जाता है अकोमोडेटिंग। ठीक है, सेकंड अकोमोडेटिंग, ए अकोमोडेटिंग में क्या हुआ, आपने अपनी बात को मानना, अपनी बात को सप्रेस कर लिया और दूसरे की बात मान ली। ठीक है, थर्ड आ जाता है कंपेटिंग। कंपेटिंग में आपने खुद की बात खुद डोमिनेट किया, दूसरे व्यक्ति के ऊपर खुद की बात मानी और दूसरे की बात सप्रेस कर दी। फोर्थ आता है कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग में एक मिडिल ग्राउंड अपनाया गया, दोनों की बातों का एक बीच का एक रास्ता अपनाया गया। एंड फिफ्थ लास्ट आता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन में दोनों की बातों को माना गया थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो 88CCC याद रखिए, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कंपेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कोलैबोरेटिंग, ये 5 चीजें आप लिखोगे, आपको 3.5-4 नंबर एग्जामिनर जरूर देगा। 5 पॉइंट्स लिख दो, उसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दो, अगर स्पेस ज़्यादा दिया हुआ है तो मेरे इस एग्जाम्पल को भी इंक्लूड कर दो। अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की। अब देखिए, ये तो स्टाइल्स थी कि ये किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे कैसे किया जा सकता है, क्या ऐसी चीजें हों जिससे अपन ये सारी चीजें कर लें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज करना है तो भी हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि बीच में ऐसे एकदम से कॉम्प्रोमाइज जाए। तो अब बात आती है स्ट्रेटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, दोनों चीजें अलग अलग है। पहले जो मैंने आपको यहां पढ़ाया वो क्या था, स्टाइल्स थी, किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। अब है स्ट्रेटेजीज, छोटी छोटी एक्टिविटीज के बारे में बात होगी, जिन एक्टिविटीज से कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सकता है, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस किया जा सकता है। इसका सबसे पहला पॉइंट आता है एक्टिव लिसनिंग, कि आपको अंडरस्टैंड करना है द अदर पार्टीज पर्सपेक्टिव फुली बिफोर रेस्पॉन्डिंग, कि आपको प्रॉब्लम देखनी है कि वो व्यक्ति जो है दूसरे पार्टी वाला, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है नॉर्थ साउथ में जाने के लिए, तो उसकी बात को समझो। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज पे, वो आता है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग के बाद जो सेकंड पॉइंट आता है दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन। दोनों के बीच में, दोनों या जितने भी मेंबर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व, वो सारे लोग अच्छे से कम्युनिकेट करने चाहिए, तभी हम उन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकेंगे। अगर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा तो फिर कैसे हम कोलैबोरेट करेंगे, या कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ठीक है, या कैसे अवॉइडेंस करेंगे। और एक और क्या था, ऐसे अकोमोडेशन, ये सारी चीजें तभी होंगी। सबसे पहला पॉइंट तो आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टडीज में ये लिखना है, स्ट्रेटेजीज में ये लिखना है कि एक्टिव लिसनिंग, आपको पूरी प्रॉब्लम को समझना, अंडरस्टैंड करना जरूरी है रेस्पॉन्ड करने से पहले। रेस्पॉन्ड कैसे करोगे आप, उन स्ट्रेटेजीज के ये पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। ठीक है, सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि बात सुनने के बाद, प्रॉब्लम सुनने के बाद हर एक पार्टी की, कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है उन सब की बातों को अच्छे से सुनना है। ठीक है, फिर एक क्लियर कम्युनिकेशन करना है कि चलो ठीक है, आप ये कह रहे हो नॉर्थ में जाना है, आप ये कह रहे हो साउथ में जाना है, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि ईस्ट में चले जाएं, या ऐसा कर सकते हैं कि पहले नॉर्थ में चल लें बाद में साउथ में चल लेंगे। इस तरह से पूरा कम्युनिकेशन होगा, और उस कम्युनिकेशन में एक्सप्रेस कंसर्न्स बतानी पड़ेगी कि चलो ठीक है नॉर्थ में जाते हैं तो यार ये प्रॉब्लम हो सकती है, मौसम अच्छा नहीं है, साउथ में जाते हैं, तो इस तरह से आपको पूरी चीज एक क्लियर कम्युनिकेशन होगा, जो कि एक्टिव लिसनिंग के बाद होगा। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट स्ट्रेटेजी जो है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, वो क्या है, एक्टिव लिसनिंग, बातों को सुनना, प्रॉब्लम्स को सुनना, ताकि आप उसमें उस तरीके से उस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए रेस्पॉन्ड कर सको। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज क्लियर कम्युनिकेशन, कि सबके कंसर्न्स को, सबकी फीलिंग्स को आप ओपनली कम्युनिकेट करें और रेस्पेक्टफुली उनको जज करके एक निष्कर्ष पे पहुंचे, और फिर बाद में जो मैंने आपको स्टाइल्स बताई है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, AACCC, वो आप एग्जीक्यूट कर सकें। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, सेकंड इज क्लियर कम्युनिकेशन, थर्ड आती है फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग नीड्स रेदर देन रिजिड डिमांड्स। ठीक है, आप ये देखिए कि ये व्यक्ति नॉर्थ में जाने के लिए कह रहा है, ये साउथ में जाने के लिए कह रहा है, तो रीजन जानने की कोशिश कीजिए क्यों। ठीक है, नीड तो आपको पता है, ठीक है, डिमांड तो आपको पता है कि इसने साउथ का कह दिया, लेकिन उसके अंडरलाइंग नीड्स क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए, क्या पता उसका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा हो। जब आप कम्युनिकेशन करेंगे, जब आप चीजों को सुनेंगे, पहली बात आपने सुनी कि ये व्यक्ति साउथ में जाना चाहता है,
दूसरी बात आपने क्या सुनी, क्यों जाना चाहता है, क्या इंटरेस्ट है, क्या अंडरलाइंग नीड्स है, डिमांड तो आपने जान ली। तो फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, सेकंड इज क्लियर कम्युनिकेशन, थर्ड इज फोकस ऑन इंटरेस्ट नॉट पोजीशंस, सीक कॉमन ग्राउंड, जो मैंने आपको कॉम्प्रोमाइजिंग वाली बात बताई, कोलैबोरेटिंग वाली बात बताई, वो आप यहां पर लेकर आएंगे। ठीक है, ये कॉमन ग्राउंड ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आपके, अभी भी आप जहां भी हैं, चाहे फ्रेंड सर्कल में है, चाहे किसी जॉब में है, अगर या प्राइवेट कंपनी, आईटी सेक्टर में है, आप जब भी किसी कॉन्फ्लिक्ट में आसपास जुड़ते हैं, तो सबसे पहले उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है वो यही है। सबसे पहले एक्टिव लिसनिंग, आपके सारे टीम मेंबर्स जो पार्टी मेंबर्स हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। ठीक है, फिर एक कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करनी है कि क्यों है ऐसा, क्या है ऐसा, क्या पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, अंडरलाइंग नीड्स जो हैं उस व्यक्ति की, जो डिमांड्स है उन पे फोकस करना है कि भाई वो व्यक्ति ऐसा क्यों चाहता है, क्या पता वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा हो, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, फिर एक कॉमन ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करनी है, फाइंड शेयर्ड गोल्स टू बिल्ड कॉपरेशन। भाई आप टीम में काम कर रहे हैं तो टीम का कॉपरेशन जो है वो एक मेजर पॉइंट रोल प्ले करता है परफॉर्मेंस को, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। वो चीज़ हमें देखनी है। यूज मीडिएशन, हो सकता है कि आप दो लोग हैं, ठीक है, ए है और बी है, ए कह रहा है नॉर्थ में जाने के लिए, बी कह रहा है साउथ में जाने के लिए, तो एक थर्ड पार्टी को, जो न्यूट्रल पार्टी हो, ठीक है, उसको आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्वॉल्व न्यूट्रल थर्ड पार्टीज व्हेन कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट, जब भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ेगी, बढ़ने की प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसी सिचुएशंस बनेगी कि अब ये आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, तब आप एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर सकते हैं। एचआर से कंसल्ट कर सकते हैं या टीम लीड से कंसल्ट कर सकते हैं। और वो जो थर्ड पार्टी है वो एसेंशियली न्यूट्रल होनी चाहिए। ठीक है, वो ना तो नॉर्थ की साइड ले ना साउथ की साइड ले, वो एक अपना डिसीजन बता दे कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुछ ग्राउंड रूल्स जो है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता होती है। रेस्पेक्टफुल इंटरेक्शन नॉर्म्स जो है वो होना बहुत जरूरी है। तो इस तरह की जब आप चीज़ें करते हैं तो क्या होता है, अल्टीमेटली कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इजीली रिजॉल्व हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट इजीली मैनेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। स्ट्रेटेजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की बात हुई। सबसे पहली चीज, आपको सुनना है। ठीक है, एक्टिव लिसनिंग, एक तो होती है लिसनिंग, एक होती है एक्टिव लिसनिंग, कि आप इन्वॉल्वमेंट के साथ लिसन कर रहे हैं, पूरी उसकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्लियर कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन के बाद फोकस ऑन इंटरेस्ट, फोकस ऑन इंटरेस्ट के बाद कॉमन ग्राउंड आपको सीख करना है, कॉमन ग्राउंड के बाद मीडिएशन, आप थर्ड पार्टी ला सकते हैं, और फिर कुछ ग्राउंड रूल्स आपको स्टैब्लिश करने हैं। ये 6 पॉइंट्स आप लिखेंगे जब भी आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में 50 वर्ड्स में लिखने के लिए कि राइट डाउन द स्ट्रेटजीज फॉर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। या फिर आपसे ये पूछा सकता है राइट डाउन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल्स, तो आप लिखेंगे AA CCC, अवॉइडेंस, अकोमोडेटिंग, कंपेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग, कोलैबोरेटिंग। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट किया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की डेफिनेशन, नेचर मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की, क्यों कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता है और क्यों इसको अवॉइड करने की आवश्यकता है, क्यों इसको मैनेज करने की आवश्यकता है। ठीक है, फिर मैंने आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल समझाई जो कि AA CCC है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, अवॉइडिंग, अकोमोडेटिंग, कंपेटिंग, कॉम्प्रोमाइजिंग एंड कोलैबोरेटिंग। उसके बाद हमने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्टाइल, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से आपको लिखना है वहां पर। ठीक है, कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को कैसे, क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके। तो आपको सबसे पहले सुनना है सारी बात, सारे पार्टी मेंबर्स की अच्छे से, एक्टिव लिसनिंग। देन आपको कम्युनिकेशन बनाना है, फोकस ऑन इंटरेस्ट, अंडरलाइन डिमांड्स। तो आपको पता है कि भाई ये व्यक्ति ये कह रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन से और एक्टिव लिसनिंग से आपको डिमांड्स पता चल गई। लेकिन फिर आपको समझने की कोशिश करनी है कि इस डिमांड के पीछे नीड क्या है, अंडरलाइंग नीड्स क्या है। एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है, कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट करती है, तो आप क्या, एक मीडिएशन लेकर आएंगे, एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करेंगे जो कि एसेंशियली न्यूट्रल हो। ठीक है, कुछ ग्राउंड रूल्स जो कि रेस्पेक्टफुली बात करना, इंटरेक्शन वगैरह, वो सारी चीजें होंगी, और इसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अपना यहाँ समाप्त होता है। तो 3 पॉइंट्स थे यहाँ पर सिलेबस में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा टाइम मैनेजमेंट क्या है, ये क्यों जरूरी है, और टाइम मैनेज कैसे किया जा सकता है, और टाइम मैनेज होने पर अगर अपन अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करते हैं तो क्या रिजल्ट्स यहाँ पर निकल के आते हैं। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये पूरी चीजें, ये दोनों पॉइंट्स हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन से।
ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं इस लेक्चर में मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद इसकी सिग्निफिकेंस कि क्यों करना चाहिए टाइम मैनेजमेंट। फिर इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स क्या है टाइम मैनेजमेंट की, किस तरह से टाइम मैनेज किया जा सकता है, और टेक्निक्स क्या क्या है। ये ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जो भी मैं आपको यहाँ से चीज चीज बताऊंगा वो आप अपने प्रिपरेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपके परफॉर्मेंस एफिशिएंसी इंक्रीज हो। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट पे चलते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ टाइम मैनेजमेंट की। ये टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे किसी भी दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। कुछ एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट होती है, कुछ एक्टिविटीज थोड़ी कम इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हमारा जो डे है वो किससे मिलकर बना होता है, वो अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। और हर एक्टिविटी को करने में क्या जाता है, टाइम, ठीक है। किसी में 10 मिनट, किसी में आधा घंटा, किसी में 1 घंटा, लेकिन हर एक्टिविटी को करने में टाइम लगता है। और वो सारी एक्टिविटीज मिलके क्या बन जाती है, हमारा दिन पूरा कंप्लीट करते हैं। Done? तो यहां पर टाइम मैनेजमेंट का सीधा सीधा अर्थ ये है कि किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें कि ये जो सारी एक्टिविटीज हैं ये इनमें हमारी परफॉर्मेंस भी बढ़े, एफिशिएंसी भी बढ़े, और प्रॉपर तरीके से ये एक्टिविटीज जो है वो दिन में, पूरे दिन में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। कि आपके दिन की जो एक्टिविटीज हैं उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, उसको इस तरह से प्लान करना कि मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम हो, है ना, और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो। उसको क्या कहा जाता है, टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है, ठीक है। इससे काफी टाइम मैनेजमेंट से काफी प्रॉफिट्स होते हैं। जैसे आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होगी, ठीक है। आप एक काम जो है वो 2 घंटे में कर रहे थे, और टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से वही काम 2 घंटे का काम है वही आपको आधे घंटे में करना पड़ रहा है, तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी भी अल्टीमेटली डाउन होगी, ना सिर्फ इस एक्टिविटी में बल्कि आगे आने वाली जो डेली एक्टिविटीज हैं बाकी उनमें भी। तो सबसे पहले इसके प्रॉफिट क्या हुआ टाइम मैनेजमेंट का, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट का, कि पहली चीज तो आपकी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दूसरा, आपका स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगा, और एक प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट, तो आप टेक्स्ट क्या लिखेंगे, आप शब्द से अगर ये लिखते हैं तो आपको 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट करते हैं तो आरपीएससी आपसे ये डिमांड करता है कि आप उस आंसर को 15 वर्ड्स में कंक्लूड करें, जैसा कि मैंने यहाँ पर करने की कोशिश की दोनों ही चीजों में, ठीक है। पहली चीज, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट में आप लिखेंगे टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। क्या करना है आपको, ऑर्गेनाइज करना है, और क्या करना है, प्लानिंग करनी है। किस चीज को करनी है, हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन एक्टिविटीज। आपके प्रतिदिन होने वाली जो भी एक्टिविटीज है उसमें लगने वाले टाइम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, प्रॉपर तरीके से प्लान करना, क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। डन, बात समझ आ गई। एक बार फिर मैं समझाता हूं, कान खोल के ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करें। आपकी हर दिन होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसमें लगने वाला जितना भी टाइम है उस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए उसकी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर ऑर्गेनाइज उसको करना क्या कहलाता है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। अगर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट, तो आपको कितने वर्ड्स में लिखना है, 15 वर्ड्स में लिखना है। कैसे लिखेंगे, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेस प्रोडक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, आपकी जो स्ट्रेस है वो कम होती है। स्ट्रेस कम होने की वजह से आपके आगे आने वाली जो एक्टिविटीज हैं वो भी हाईली प्रोडक्टिव, हाईली एफिशिएंट तरीके से आप काम करते हैं, एंड क्रिएट्स अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। आप वर्क लाइफ बैलेंस भी जो है वो बेटर वहां पर देखने को मिलता है। टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग हाउ टू डिवाइड योर टाइम बिटवीन एक्टिविटीज। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट मैक्सिमाइजेस प्रोडक्टिविटी। अगर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है तो वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, स्ट्रेस जो है वो कम होगा, और क्रिएट्स अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बेटर तरीके से काम करेगा। डन हो गई बात। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो आपको 50 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना है, और 50 वर्ड्स में आंसर लिखने के लिए जैसा कि मेरा रूल सेट है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन में 5 पॉइंट्स लिखने हैं, और 10 नंबर वाले क्वेश्चन में मिनिमम 10 पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आप इस तरह से आंसर फ्रेम करते हैं तो आरपीएससी आपको मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की, तो आप ये लिख के आएंगे। 5 नंबर में क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट की, तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख के आएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन मैनेजमेंट सब्जेक्ट में आएगा नहीं, ठीक है, छोटा सब्जेक्ट है। 2 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ जाएंगे।
सबसे पहले क्या होता है जब भी आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो हेल्प्स प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। जो भी इंपॉर्टेंट टास्क है उसकी प्रायोरिटी एक सेट हो जाती है कि आपको सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। रैंकिंग सेट हो जाती है, प्रायोरिटी सेट हो जाती है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट से सबसे पहली चीज ये होती है कि जो इंपॉर्टेंट टास्क होती है वो आप प्रायोरिटाइज कर देते हैं। सेकंड चीज क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट की वजह से आप प्रोकास्टिनेशन अवॉइड करते हैं। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा। ये जो टालने वाली बात होती है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को, ये क्या कहलाती है, प्रोकास्टिनेशन कहलाती है। और जब आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो इस तरह की चीज नहीं होती, क्योंकि आप एक टाइम टेबल के जरिए काम करते हैं और आपके टाइम टेबल में आपका समय और पर्टिकुलर एक्टिविटीज डिफाइंड रहती है प्रॉपर्ली। तो उसकी वजह से क्या होता है, आज का काम आज ही होता है और कल का काम कल ही होता है। प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ पर नहीं होता। सेकंड चीज क्या होती है, लास्ट मिनट रश नहीं होता। ठीक है, ऐसा आपने ये टाइम एक्टिविटीज डिवाइड कर ली तो ऐसा नहीं होगा कि आज दिन में 10 एक्टिविटीज करनी है, तो अगर आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा तो लास्ट की 2-3 एक्टिविटीज आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट मिनट रश है ये नहीं होता। ठीक है, हर एक्टिविटी को एक प्रॉपर टाइम, एक्टिविटी का मतलब मेरे मेरे कहने से क्या है कि कोई भी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह आप दे रहे हैं, कुछ भी काम आप कर रहे हैं, उसको एक्टिविटी कहा गया है। अब आप वर्किंग में हैं तो वो अलग एक्टिविटीज हो जाएंगी आपकी, अगर आप स्टडी फील्ड में हैं तो आपकी एक्टिविटीज अलग हो जाएगी। बेसिकली बात यह है कि आपको टाइम मैनेजमेंट में हर एक्टिविटी को पर्टिकुलर टाइम अगर आप देते हो, अगर आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट करते हो, तो क्या होता है, आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। आप जो डेली एक्टिविटीज, डेली टाइम टेबल बनाओगे उसमें सबसे ऊपर वो काम रखोगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो होने ही होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, आप कल को एसडीएम बन जाते हैं और आपकी सैलरी आ रही है 1 तारीख को। लेकिन 1 तारीख को सैलरी ऐसी अपने आप थोड़ी आ जाती है कि भाई ठीक है, अपने आप बिल जनरेट होता है। सैलरी बनने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपकी एब्सेंटी जाएगी। ठीक है, एब्सेंटी स्टेटमेंट की आप पूरे महीने में कितने दिन आप प्रेजेंट रहे, कितने दिन एब्सेंट रहे, उस तरह से वो काम होता है। उसके बाद एक बिल जनरेट होता है। ठीक है, एक बिल बनता है, वो बिल चेक होता है, उसके बाद वो बिल पास होता है, और पास होने के बाद वो कैश सेक्शन में जाके उसका पेमेंट होता है और आपकी सैलरी 1 तारीख को आ जाती है। देन प्रोसेस सही है। तो ये जो सारा काम है चेक करने का, पास करने का, ये आपको 31st या 30th ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ से पहले पहले करना है। ठीक है, तो ये आज की प्रायोरिटी हो गई। 31st को सबसे पहले प्रायोरिटी क्या है कि आपको जितने भी सैलरी बिल्स आ रहे हैं उनको चेक करना है। कैश सेक्शन के लिए प्रायोरिटी 1 तारीख की हो गई कि आज की प्रायोरिटी यह है कि बाकी सारे काम बाद में, सबसे पहले सैलरी डिसबर्स करो, सैलरी पेमेंट करो। तो ये प्रायोरिटी हो जाती है। ठीक है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। जब आपको पता है कि ये काम आज ही होना है तो आप इसको प्रोकास्टिनेट नहीं कर सकते। आप सैलरी के बिल्स को चेक और पास करने का जो काम है वो ऐसा नहीं कर सकते कि कल करेंगे, 1 तारीख को करेंगे। अरे भाई कल तो पेमेंट करना है, कल वो नहीं होगा, वो काम आज ही होगा। तो प्रोकास्टिनेशन नहीं होगा जब आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट मिनट रश। ऐसा नहीं होगा कि आप 31st को बैठे हैं और 31st को शाम को 5 बजे ये काम करने बैठे हैं। नहीं, आपको अगर पता है कि ये इंपॉर्टेंट टास्क और ये आज करना है 31st को, तो आप 31st को सुबह से ही आप ये काम करना शुरू कर देंगे ताकि वो शाम तक कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि 6 बजे ऑफिस बंद होना है और आप 5 बजे लेके बैठेंगे अब मैं सारे बिल्स पास एंड चेक कर दूंगा, टाइम लगता है। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती है। एंश्योर्स डेडलाइंस आर मेट। आपको पता है कि डेडलाइन है 31st को शाम को 6 बजे तक आपको सारी बिल्स वगैरह जो है वो पास करने हैं। तो टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, डेडलाइन जो होती है वो मेट हो जाती है, वो मिल जाती है। आपको पता है 6 बजे तक ये काम करना है, तो आप अपने टाइम टेबल में उसको उसी हिसाब से प्रायोरिटाइज कर देंगे कि सैलरी बिल्स पास करने का जो टाइम है वो 31st लास्ट डे से पहले पहले हो जाना चाहिए, क्योंकि 1 तारीख को तो सैलरी का पेमेंट होना ही होना है। अगर ये नहीं हो पाता तो बड़ी यूनियन बाजी, बड़ी पंगे हो जाते हैं ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में होते हैं। ठीक है, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट भी। तो टाइम मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस से आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए जिसका आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखना है, तो सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि हर जो भी एक्टिविटीज है वो प्रायोरिटाइज हो जाती है। हेल्प्स प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क, जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है वो प्रायोरिटाइज हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये। दूसरा, प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करता है। आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, ये चीजें नहीं होती। प्रोक्रास्टिनेशन खत्म हो जाता है क्योंकि आपने अपने डेली टाइम टेबल में उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को ऑलरेडी टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया है। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, लास्ट मिनट रश नहीं होता। जब आप टाइम टेबल बना लेते हैं तो आप एक पूरा पर्टिकुलर टाइम जो है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को डिनोट करते हैं, जिसकी वजह से वो उस टाइम में होती है और आराम से जिस एक्टिविटी को जितना टाइम चाहिए उतने ही टाइम में वो एक्टिविटी कंप्लीट होती है।
ठीक है। फिर उसके अलावा क्या होता है, जो डेडलाइंस हैं कि जैसे मान लीजिए इस डेट तक ये काम कंप्लीट करना है, तो अगर आप प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपकी डेडलाइंस मेट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि एसडीएम एडीएम साहब आपको कह रहे हैं कि ये काम आपको 15 अक्टूबर तक करना है, ठीक है, और आप इसको 20 अक्टूबर तक लेके बैठे हैं। नहीं, अगर आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो ये जो डेडलाइन है आपकी 15 अक्टूबर वाली, ये मिल जाएगी। डन, आगे चलें। प्रोवाइड्स मोर फ्री टाइम फॉर रिलैक्सेशन और पर्सनल इंटरेस्ट। जब भी आप इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करेंगे तो होगा क्या कि एक टाइम टेबल सेट है, उस टाइम टेबल में अलग अलग एक्टिविटीज सेट हैं, टाइम स्लॉट आपने सेट कर दिए हैं, तो इन बिटवीन आपको फ्री टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा फॉर रिलैक्सेशन। या तो आप और एक्टिविटीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको आप इंटरेस्ट जो है वो बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम, फ्री टाइम बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत ज़्यादा है। एनहांसेस क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर आप 2 घंटे के काम के लिए 2 घंटे का टाइम स्लॉट ऐड ऑन कर रहे हैं अपने टाइम टेबल में, ठीक है, तो हो क्या रहा है, क्वालिटी ऑफ वर्क आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो मेरे को नज़र आती है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो अलॉट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर वर्क को। तो 5 मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई टाइम मैनेजमेंट की। सबसे पहले आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रायोरिटाइज कर देते हैं। 50 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना होगा अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो। और मुझे लगता है कि ठीक है, आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। हालांकि आजकल आरपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना जो है अब बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सिलेबस में है, पढ़ना जरूरी है, क्वेश्चन बन रहा है, बन सकता है, आ सकता है। हेल्प प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट टास्क। आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट टास्क है, अर्जेंट टास्क है, उन सबको प्रायोरिटी मिल जाती है। प्रोक्रास्टिनेशन अवॉइड हो जाता है, लास्ट मिनट रश जो है वो अवॉइड हो जाता है। इसके अलावा डेडलाइन जो है कि भाई इस डेट को इस टाइम तक काम करना है, वो सारे काम हो जाते हैं। उसके अलावा प्रोवाइड्स मोर फ्री टाइम फॉर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन के लिए और टाइम मिल जाता है। और पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो आप उन पे काम कर सकते हैं, हॉबीज़ पर काम कर सकते हैं। इसके अलावा क्वालिटी ऑफ वर्क एनहेंस हो जाता है और डिसीजन मेकिंग इंक्रीज हो जाती है। ये तो इंपॉर्टेंस है टाइम मैनेजमेंट की। अब टाइम मैनेजमेंट किया कैसे जाए, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, ठीक है। तो की प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। सबसे पहली चीज आती है सेट प्रायोरिटीज। आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। प्रायोरिटीज सेट कैसे होगी, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका नाम है आइजनहोवर मैट्रिक्स। आइजनहोवर मैट्रिक्स की मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपनी जितनी भी इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट टास्क जो हैं उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई, अब ये बताऊंगा मैं ये कैसे काम करता है आइजनहोवर मैट्रिक्स, ताकि आप इसको रियल लाइफ में भी अडॉप्ट कर सकें, और अभी भी आप अपने जो भी आपका मिशन चल रहा है, जो भी आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, उसमें आप इसको इंक्लूड कर सकें। अच्छी चीज़ है ये, मैं भी यूज़ करता हूँ आइजनहोवर मैट्रिक्स। मैं अभी बना के समझाऊंगा किस तरह काम करता है। आइडेंटिफाई अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट टास्क यूजिंग टूल्स लाइक आइजनहोवर मैट्रिक्स विच क्लासिफाइज टास्क इनटू अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आ जाती है टाइम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में, वो आ जाती है कि आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। प्रायोरिटी सेट आप किस तरह कर सकते हैं, प्रायोरिटीज मतलब कौन सा काम अर्जेंट है, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 31 अक्टूबर तक आपको ये काम करना है, फर्स्ट को ये काम करना है, सारे काम अलॉटेड रहते हैं। मान लीजिए आपकी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, हर संडे टू संडे टेस्ट होता है, तो आपको पता है कि आपको इस पर्टिकुलर वीक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिसका टेस्ट आपको संडे को देना है। आइजनहोवर मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। आइजनहोवर मैट्रिक्स इस तरह से काम करता है, ये इस तरह से टास्क को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। पहला जो टास्क आता है यहाँ पर, वो टास्क होंगी जो इंपॉर्टेंट होगी और अर्जेंट होगी, ठीक है। सबसे पहले आप वो काम करेंगे, यहाँ पर जो जितनी भी अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क है वो आप यहाँ लिख लेंगे। सेकंड, जितनी भी नॉट इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क है वो आप यहाँ लिख देंगे। डन। फोर्थ, नॉट अर्जेंट टास्क बट इंपॉर्टेंट टास्क आप यहाँ लिख लेंगे, और नॉट इंपॉर्टेंट नॉन अर्जेंट टास्क आप यहाँ लिख, ठीक है। इस तरह से ये जो चीज, ये मैट्रिक्स जो बना, इसे कहते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स। इसमें आप 4 पार्ट्स में चीजों को डिवाइड करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टास्क, नॉट इंपॉर्टेंट टास्क, अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट टास्क, ठीक है। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क सबसे पहले लिखी जाती है और सबसे पहले आप इनको करेंगे। ये प्रायोरिटी सेट हो गई कि आपकी सबसे पहले आपको ये करना है, ठीक है। फिर आप चाहें तो अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं, और आप चाहें तो नॉट अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर विल, ठीक है। लेकिन सबसे पहले जो चीजें कंप्लीट होंगी वो टास्क कंप्लीट होंगी ये वाली, जो कि इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है।
अब आपकी फ्री विल पे ये डिसाइड करना है आपको कि या तो आप अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट टास्क कर लीजिए, ठीक है, जो अभी करनी है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आप वो कर दीजिए कि जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो ये टास्क कंप्लीट कर लीजिए। और सबसे एंड में आपको वो टास्क करनी है जो ना तो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है। ये सबसे लास्ट प्रायोरिटी आपकी इसकी सेट हो गई। ये जो मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स बनाया, इसे कहते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने टास्क को। जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको आप प्रायोरिटाइज कीजिए, किस तरह से कि कौन सी एक्टिविटी अर्जेंट है, कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इस चीज को करने के लिए, प्रायोरिटी सेट करने के लिए आपकी मदद करेगा आइजनहोवर मैट्रिक्स, ठीक है। ये इस तरह 4 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक्टिविटीज आप अपनी सारी दिन भर की जितनी भी एक्टिविटीज है उनको डिवाइड कर सकते हैं इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड नॉन अर्जेंट टास्क में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट में, प्लान अहेड। आपको आगे का प्लान करके चलना है। आगे का प्लान मतलब आपको मंडे को क्या करना है, दैट इज अ डेली प्लान, ठीक है। मंडे डेली बेसिस पर आपको प्लानिंग करनी है कि आज के दिन में आपको क्या करना है। दूसरा प्लान आप बना सकते हैं वीकली प्लान, कि आपको इस वीक में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आपकी टेस्ट सीरीज है, संडे को टेस्ट होने वाला है पेपर 1 का, तो इस वीक में आपको पेपर 1 पढ़ना है, ठीक है। लेकिन डेली में आपको ये पढ़ना है कि आज हम सिर्फ हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, कल इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, परसों सोशोलॉजी, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, अकाउंटिंग पढ़ेंगे। 3 दिन ये हो गए, और बाकी 3 दिन फिर इसका रिवीजन। तो वीकली प्लान भी सेट करना है, डेली प्लान भी सेट करना है, मंथली प्लान भी सेट करना है कि 4 वीक में आपके 4 टेस्ट होंगे, पेपर 1, 2, 3, 4। तो एक महीने में आपको 4 टेस्ट देने हैं। वीक नंबर फर्स्ट में आपका पेपर 1 होगा, वीक नंबर सेकंड में आपका पेपर 2 होगा, वीक नंबर थर्ड में आपका पेपर 3 होगा, वीक फोर्थ में आपका पेपर 4 होगा। तो आपका मंथली प्लान ये हो गया कि एक महीने में आपको चारों पेपर के बारे में सब कुछ कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप अहेड प्लानिंग कर सकते हैं डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर, ताकि आपका जो टाइम है वो डिफरेंट एक्टिविटीज को प्रॉपरली अलॉट हो जाए, ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो गई सेट प्रायोरिटीज, दूसरी चीज हो गई प्लान अहेड, तीसरा हो गया आपको मल्टीटास्किंग जो है वो अवॉइड करनी है। जैसा कि मैंने आपको आइजनहोवर मैट्रिक्स में बताया कि किस तरह आप इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट टास्क आपने कर दिया और 1 टास्क एट ए टाइम आपको करते हुए चलना है, ठीक है। अगर आप 2 या 3 टास्क करेंगे तो क्या होगा, आपका टाइम भी मैनेज ढंग से नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, क्वालिटी बहुत कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, आप ज्यादा टाइम उसमें लगाओगे। तो फोकस जो है, फोकस आपको क्या रखना है, 1 टास्क एट द टाइम टू इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड क्वालिटी ऑफ वर्क, ठीक है। कि आज आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आज हिस्ट्री ही पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स भी पढ़ रहे हैं और एक छोटा सब्जेक्ट भी आपने उठा लिया, साथ में हिंदी तो चलती ही चलती है रोज, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग करने की बजाय आप ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए कि आज के दिन में अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सिर्फ हिस्ट्री पर ही फोकस किया जाए, ताकि आपका कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव हो, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ स्टडीज जो है या क्वालिटी ऑफ वर्क जिसे हम कहते हैं वो इंप्रूव हो। तो यहाँ पर जो की प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट में है उसमें सबसे पहली चीज आती है प्रायोरिटी सेट करना। प्रायोरिटी सेट किस तरह से, कौन सी टास्क इंपॉर्टेंट है, कौन सी टास्क नॉट इंपॉर्टेंट है, बाय द हेल्प ऑफ आइजनहोवर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड चीज क्या करनी है, आपको अहेड प्लानिंग करनी है। अहेड प्लान आप डेली प्लान कर सकते हैं, वीकली प्लान कर सकते हैं, मंथली प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट आता है, ताकि आपका फोकस इंप्रूव हो सके, कंसंट्रेशन इंप्रूव हो सके, क्वालिटी ऑफ वर्क इंप्रूव हो सके, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग अवॉइड कर सकते हैं। यू शुड फोकस 1 टास्क एट अ टाइम। और ये 1 टास्क एट अ टाइम तभी होगा जब आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं, जब आप आइजनहोवर मैट्रिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहली चीज प्रायोरिटीज, दूसरी चीज प्लानिंग, थर्ड अवॉइड मल्टीटास्किंग, 1 टास्क एट अ टाइम। उसके बाद अगर आपके पास 4 काम हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप अपने टाइम टेबल के हिसाब से 4 काम नहीं कर पाएंगे, तो आप एक काम को डेलीगेट कर सकते हो अपने सबऑर्डिनेट्स को, ठीक है। डेलीगेट, डेलीगेट का मतलब ये होता है, जैसा कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, कि एक काम आपने किसी जूनियर स्टाफ को दे दिया, डेलीगेट कर दिया, अपनी पावर्स डेलीगेट कर दी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट कर दी। असाइन टास्क टू अदर्स व्हेन पॉसिबल टू फ्री अप योर टाइम, ताकि आप वो जो बाकी 3 एक्टिविटीज हैं उन पर अच्छे से फोकस कर सकें, उनकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकें, ठीक है। तो डेलीगेट का मतलब सीधा सीधा होता है कि आपकी जो 4 टास्क है उसमें से 1 टास्क या 2 टास्क आपने क्या कर दिया, असाइन कर दी बाकी अदर्स को, व्हेन पॉसिबल टू फ्री अप टाइम, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, डेडलाइन सेट कर सकते हैं कि पर्टिकुलर 4 एक्टिविटीज आपको करनी है। एक एक्टिविटी जो है वो सुबह 10 बजे से पहले पहले हो जाएगी, सेकंड एक्टिविटी जो है वो 1 बजे से पहले पहले हो जाएगी, थर्ड एक्टिविटी 3 बजे से पहले पहले और फोर्थ एक्टिविटी 6 बजे से पहले पहले। ये आपका पूरा डेली शेड्यूल हो गया। 4 एक्टिविटीज आपने कर दी और उसकी डेडलाइंस भी सेट कर दी, ताकि आपको पता है कि 10 बजे से पहले का पूरा टाइम आपकी एक्टिविटी 1 को रहेगा, 10 से 1 का टाइम एक्टिविटी 2 को रहेगा। इस तरह से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी
क्रिएट हो जाती है आपकी, कि आपको पता है कि अब आपको 3 बजने वाले हैं, 3 बजे से पहले पहले आपको एक्टिविटी 3 जो है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, आपकी टास्क जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाती है और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। इसके अलावा आपको जितने भी टाइम वेस्टर्स हैं उसको एलिमिनेट करना है। आपको ये देखना है कि आपका टाइम वेस्ट किस तरह से हो रहा है, फ्रेंड्स की वजह से हो रहा है या एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज़ की वजह से हो रहा है और अननेसेसरी मीटिंग्स की वजह से हो रहा है। ये सारी चीज़ आपको खुद को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज दैट वेस्ट टाइम सच एज एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज और अननेसेसरी मीटिंग्स। आप अपना स्क्रीन टाइम देखिए कि फोन पर आप कितना स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, उस तरीके से आप उसको एलिमिनेट कीजिए। आप देखिए कि इंस्टाग्राम कितना यूज हो रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह यूट्यूब वगैरह कितना यूज हो रहा है, और उसको जितना आप एलिमिनेट करेंगे उतने टाइम वेस्टर्स आपके एलिमिनेट होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्क के लिए दे पाएंगे। ठीक है, ताकि आपका टाइम टेबल, आपकी डेडलाइन जो है वो अच्छे तरीके से मेट हो। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जब भी आपसे पूछा जाएगा राइट डाउन द की प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप शुरू करेंगे, सबसे पहली चीज आपको प्रायोरिटीज सेट करनी है। प्रायोरिटीज किस तरह से, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क आप यूज कर सकते हैं आइजनहोवर मैट्रिक्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया। अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। सेकेंड चीज प्लानिंग आ जाती है। थर्ड, मल्टीटास्किंग नहीं करनी। फोर्थ चीज, अगर आपके पास काम ज्यादा है, टाइम कम है, तो आप डेलीगेट कर सकते हैं, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क भी इंप्रूव होगा और टाइमली वर्क भी खत्म होगा। इसके अलावा डेडलाइंस जो है वो आप बना सकते हैं कि हर एक्टिविटी को एक टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया और एक डेडलाइन बना दी कि आज के दिन तक ये काम हो जाना चाहिए। जैसा कि पासिंग और चेकिंग ऑफ जो सैलरी बिल्स होते हैं वो आपको पता है कि 31st से पहले पहले आपको करना है। पेमेंट ऑफ सैलरी है वो फर्स्ट को करना ही करना है, तो ये डेडलाइन हो जाती है एक तरीके से। इसके अलावा आपको वो एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर रही हैं जो टाइम वेस्ट कर रही है, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया या मोबाइल फ़ोन कॉल्स या अननेसेसरी मीटिंग्स जितनी भी हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको एलिमिनेट करना है, ताकि आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो और आप अच्छे से टाइम मैनेज कर पाओ, आप जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो टाइमली कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर की प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट पढ़ा, टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आपको बताई। अब आगे मैं आपको लिए चलता हूँ पॉपुलर टेक्निक्स। ये 4 टेक्निक्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं टाइम मैनेजमेंट के लिए। तो सबसे पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं। 4 टेक्निक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि टाइम मैनेजमेंट में आपकी हेल्प करेंगी। सबसे पहले क्या है, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होती है, देखिए ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये आपकी स्टडी में भी काम आएगी। आप अगर उसमें उसको इम्बाइब करने की कोशिश करेंगे, इस तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जो एफिशिएंसी है, जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक समझते हैं। सबसे पहले पोमोडोरो टेक्निक ये होती है कि आप अगर पढ़ रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे ये टाइम स्केल चल रहा है, ठीक है, तो 25 मिनट 25 मिनट्स आपको काम करना है। उसके बाद 5 मिनट का एक ब्लॉक जो है वो रिलैक्सेशन के लिए होगा, आपका ब्रेक होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 25 मिनट का एक स्ट्रेच आपको काम करना है। ठीक है? फिर 5 मिनट आपको रेस्ट, 25 मिनट का एक स्ट्रेच, वापस काम या पढ़ाई, ये जो भी काम आप कर रहे हैं वो, फिर 5 मिनट का एक स्ट्रेच। 25-5 मतलब आधे घंटे में से आपको 25 मिनट जो है वो काम करना है या पढ़ाई करनी है, जो भी आप कर रहे हैं, और 5 मिनट का आपको रिलैक्सेशन चाहिए। जिससे क्या होगा, यहाँ पर फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ेगा और वर्क एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा इसमें। वर्क इज फोकस्ड इन 25 मिनट इंटरवल्स फॉलोड बाय 5 मिनट ब्रेक्स टू मेंटेन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो पोमोडोरो टेक्निक समझ में आ गई। 25-5, 25 मिनट काम, 5 मिनट रिलैक्सेशन, फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक, फिर 25 मिनट काम। इस तरह से आप काम करेंगे तो अच्छे से वर्क परफॉर्मेंस बढ़ेगी, टाइम मैनेज होगा। दूसरा, टू डू लिस्ट। जैसे ही दिन सुबह होता है वैसे ही आपको एक लिस्ट बनानी है कि आज दिन भर में क्या क्या काम आपको करने हैं। तो ये टू डू लिस्ट जो है ये आपका डेली शेड्यूल जो है वो वहां पर बना देगी और इससे क्या होगा, वर्क एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी। सेकंड, एबीसी मेथड। एबीसी मेथड में क्या होगा, जैसे आपने टू डू लिस्ट बना ली, ठीक है, आपने यहाँ पर 10 काम लिख दिए, ये 10 काम आज दिन भर में करने। तो इसमें आप हर काम के आगे ब्रैकेट में ए, बी या सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए का मतलब ये हाई प्रायोरिटी का काम है, इसको पहले करना है, बी मतलब मीडियम प्रायोरिटी और सी मतलब लो प्रायोरिटी। ठीक है, तो इस तरह से आप एबीसी मेथड के जरिए हर काम को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि पहले आपको कौन सा काम करना है और बाद में आपको कौन सा काम करना है। इस तरह से आप प्रायोरिटाइज करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आप जो अर्जेंट वर्क है, जो इंपॉर्टेंट वर्क है, वो आप पहले क्लियर कर लेंगे, डेडलाइंस मेट कर लेंगे।
फिर आता है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग में यह है कि आपने टू डू लिस्ट बना ली, उसको प्रायोरिटाइज कर दिया ए बी सी। अब क्या करना है उसके आगे, जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है, हिस्ट्री पढ़नी है, उसके आगे लिख दिया ए, और हिस्ट्री के आगे लिख दिया 2 आवर्स। ये हो गया टाइम ब्लॉकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना है पोमोडोरो टेक्निक 25-5। सेकंड, आपको टू डू लिस्ट बनानी है, ठीक है, डेली टास्क की ऑर्गेनाइज रहने के लिए। थर्ड, आपको उसके आगे ये टू डू लिस्ट में ये एक्टिविटी का नाम हो गया, क्या करना है क्या नहीं करना। फिर आपको उसको प्रायोरिटाइज करना है ए बी सी डी में, ठीक है। उसके आगे क्या करना है, टाइम ब्लॉकिंग, कितना टाइम उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को लगेगा, वो टाइम आपको लिखना है। 4 चीजें हो गई, पहली पोमोडोरो टेक्निक 25-5, दूसरी टू डू लिस्ट, आप लिस्ट बना लेंगे क्या क्या एक्टिविटीज आपको करनी है डेली बेसिस पर आज के दिन में। सेकंड, उसको एबीसी मेथड के थ्रू प्रायोरिटाइज कर देंगे। और थर्ड, उसमें टाइम स्लॉट्स ऐड कर देंगे, एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर डिफरेंट टास्क और एक्टिविटीज। तो इस तरह से इन 4 एक्टिविटीज के द्वारा, इन 4 टेक्निक्स के द्वारा हम अपना टाइम मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी के साथ टाइम मैनेजमेंट अपना कंप्लीट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट अपन ने कंप्लीट कर दिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट की, लास्ट फेज ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस लेक्चर। स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट करता है, तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, तीनों ही वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए और इंडिविजुअल की, तो उन चीज़ों के लिए काम में आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट से। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, स्ट्रेस क्या होती है, किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से स्ट्रेस आती है, इंपॉर्टेंस क्या है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, टेक्निक्स, किन टेक्निक्स के द्वारा हम स्ट्रेस मैनेज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एक कंक्लूजन टाइप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एंड टिप्स, जैसा कि हर लेक्चर में आपको बताता हूँ, वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट में, स्ट्रेस की डेफिनेशन से कि स्ट्रेस क्या होती है। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस किसी भी बॉडी का एक फिजिकल और इमोशनल रेस्पॉन्स होता है, कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है तो। ठीक है, आज जैसे ये आप हैं और आप कभी भी किसी भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके ऊपर आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, बहुत सारा काम आ गया, या बहुत कम टाइम में बहुत सारा काम आ गया, बहुत हार्ड काम आ गया, या सामने एग्जाम आ गया, आरएस का मेंस है, ठीक है, इस तरह की कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन आपके सामने आ रही है, तो आपकी बॉडी का जो रेस्पॉन्स होगा, वो रेस्पॉन्स क्या होगा, उस रेस्पॉन्स को स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, अब स्ट्रेस भी 2 तरह की होती है, ठीक है, एक होती है गुड स्ट्रेस, एक होती है हार्मफुल स्ट्रेस। अगर आपकी बॉडी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रही है उन पर्टिकुलर डिमांडिंग सिचुएशन से, उन पर्टिकुलर थ्रेटनिंग सिचुएशन से, तो वो क्या हो जाएगा, वो गुड स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक है, मोटिवेट आप हो रहे हो, पॉजिटिवली आप रिएक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई ठीक है, आज एग्जाम है, मैं अच्छे से, मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है और मैं बहुत अच्छे से करके आऊंगा, तो दैट इज गुड स्ट्रेस। While some stress can motivate, excessive stress harms health and performance। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि सामने एग्जाम है, आपको स्ट्रेस हो गई और आपको रात भर नींद नहीं आई, या आपका बीपी हाई हो गया, ठीक है, या फीवर हो गया एक्सेसिव केस में। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये एक्सेसिव स्ट्रेस होती है और ये हेल्थ को और परफॉर्मेंस को डिग्रेड करती है। ठीक है, एक ऑप्टिमम लेवल की जो स्ट्रेस है वो आपके लिए बेटर है। तो हमेशा जब भी आप स्ट्रेस वाले सिचुएशन में आए तो कोशिश करें मोटिवेटेड फील करने की, पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स अपने सामने रखने की। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे परफॉर्मेंस डिटेरिएट नहीं होगी। इस तरह से स्ट्रेस मैनेज हो जाती है आपको। अब सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस क्या है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी थ्रेटनिंग सिचुएशन होगी, कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी जिससे आपको डर लगे या जिससे कुछ प्रॉब्लम हो, तो क्या होगा, स्ट्रेस हो जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस की। ठीक है, इसमें भी कैटेगरीज हैं बहुत सारी, जैसे थ्रेटनिंग सिचुएशंस कौन कौन सी हो सकती है। पहला, जैसे मैंने आपको यहाँ बताई, ये सारी चीज़ें क्या थी, वर्क प्रेशर और डेडलाइंस थी। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, कि जैसे कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि टीम मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग राय दे रहे हैं अपने, तो उस तरह से बात होती है। रोल एम्बिग्यूटी और ओवरलोड, कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में रोल का ही पता नहीं है, ठीक है, या फिर आपके ऊपर बहुत सारा काम है, पर्सनल लाइफ चैलेंजेस हो जाते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, और खुद को लेकर कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते हैं मैरिड लाइफ के बाद, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वहाँ पे हो जाती है पर्सनल लाइफ में। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी जो सिचुएशंस है, ठीक है, एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे नॉइस हो गया या पुअर कंडीशंस हो गया, एक्सेसिव ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया रोज सुबह, तो वो चीज़ें आपकी आपको स्ट्रेस में डालती हैं।
ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आप इन सारी सिचुएशन से डील करते हुए आपको जो स्ट्रेस हो रही है उसको आप कैसे मैनेज करते हो। ये जितना अच्छे से मैनेज हो जाएगी उतना अच्छी आपकी वर्क एफिशिएंसी निकल के आएगी, उतनी अच्छी जो है परफॉर्मेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा, स्ट्रेस कैसी होती है वो पढ़ा, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस में क्या क्या, पहला वर्क प्रेशर और डेडलाइंस, वर्क प्रेशर एंड डेडलाइंस। दूसरा इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी टीम है, जिस टीम में बहुत सारे मेंबर्स हैं उनसे कुछ मतभेद हो जाना, वो इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स होती है। इसके अलावा रोल एम्बिग्यूटी हो जाना या ओवरलोडिंग ऑफ वर्क हो जाना, बहुत सारा काम आपके पास है, आप करते जा रहे हैं, ठीक है, टाइम कम है, तो उससे भी स्ट्रेस हो जाता है। पर्सनल लाइफ चैलेंजेस, मैरिड लाइफ वगैरह, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पर एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी वजह से भी बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं। तो ऐसी ऐसी बात नहीं करनी, आपको कर्म पे विश्वास रखना है और कर्म की हमेशा विजय होती है। आप बस कर्म करते जाइए, बाकी फैक्टर्स को छोड़ दीजिए। एनवायरमेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताया, नॉइस हो गया, ट्रैफिक जैम हो गया, या और बाकी सारी चीज़ें हो गई, बैड रोड कंडीशंस हो गई, और इन सब चीज़ों के जरिए क्या होता है, स्ट्रेस आपको डेली एक्टिविटीज़ में आप एनकाउंटर करते रहते हैं। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस की वजह से आपकी परफॉर्मेंस डाउन होगी, ठीक है, हेल्थ जो है वो हार्म होगी अगर एक्सेसिव स्ट्रेस आप लेते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मैनेज करने की इंपॉर्टेंस है। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, यहाँ भी, और बिहेवियर में भी 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। बिहेवियर का जो लास्ट चैप्टर है पेपर नंबर 3 का बिहेवियर, उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस सोर्सेज वगैरह, इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेस, मैनेजिंग स्ट्रेस वगैरह, वो सारी चीज़ें, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस। तो वहाँ और यहाँ ये दोनों टॉपिक्स कॉमन है, तो अगर आप यहाँ से ये तैयारी करते हैं तो वहाँ भी आपको काम में आती है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस अभी पढ़ेंगे, और फिर टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, वही उसी तरीके से हम काम कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट में मैंने आपको पहले बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की, टाइम मैनेजमेंट में मैंने आपको ये बताया था कि इंपॉर्टेंस क्या है टाइम मैनेजमेंट की, और इंपॉर्टेंस जानने के बाद हमने टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस पे काम किया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। 5.5 नंबर का क्वेश्चन 50 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप 5 पॉइंट्स लिख देंगे, आरपीएससी खुश हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस मैनेज करने से क्या क्या होता है सबसे पहली चीज, हेल्थ प्रॉब्लम जो है उसका रिस्क जो है वो रिड्यूस होता है। हेल्थ प्रॉब्लम कौन कौन सी, स्पेशली डिप्रेशन, ठीक है, और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। ठीक है, ये तो सीधी सीधी कम होती है, इनडायरेक्टली और भी बहुत सारी चीजें ठीक होती है, जैसे अंडरवेट हो जाना या ओवर वेट हो जाना, ओबेसिटी का शिकार हो जाना, या शुगर प्रॉब्लम्स वगैरह, डायबिटीज वगैरह हो जाना, वो सारी चीजें लाइफस्टाइल डिजीज जितनी भी होती है वो स्ट्रेस की वजह से ही होती है। लेकिन डायरेक्टली जो इम्पैक्ट पड़ता है स्ट्रेस का, वो डिप्रेशन पर और हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। तो जैसे ही आप मैनेज स्ट्रेस करेंगे, जो भी टेक्निक्स मैं आगे आपको बताऊंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट की, उससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स जो है उसका रिस्क जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। दूसरा, मेंटल क्लैरिटी एनहेंस होती है। जब भी आप अपनी स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो एनहेंस हो जाती है। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। आप क्या करेंगे, स्ट्रेस के साथ जितना काम करेंगे उससे ज़्यादा आप स्ट्रेस के बिना काम होगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोडक्टिविटी बढ़ना, फोकस बढ़ना, क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो बढ़ जाता है। जितना काम आप स्ट्रेस के साथ करेंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे स्ट्रेस के साथ, स्ट्रेस नहीं होगी, स्ट्रेस को आप मैनेज कर लेंगे, तो क्या होगा, अल्टीमेटली फोकस जो है वो बढ़ जाएगा और प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएगी, बर्नआउट जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, एब्सेंटिज्म जो है वो प्रिवेंट हो जाएगा, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होगी। ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या क्या आ जाएगी, पहली चीज तो आ जाएगी हेल्थ प्रॉब्लम्स, आपकी बॉडी ठीक रहेगी, आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपको हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी, मेंटल क्लैरिटी आपकी बढ़ेगी। ये शब्द कीवर्ड जो है वो एज इट इज याद कर लीजिए, एज इट इज आपने आंसर में लिखना है और मार्क्स आपको आरपीएससी देगा। इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी जो है वो इंप्रूव होती है, ठीक है, फोकस इंप्रूव होता है, बर्नआउट जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, एब्सेंटिज्म जो है वो प्रिवेंट हो जाता है, और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंक्रीज होती है। तो इतनी सारी इंपॉर्टेंस है स्ट्रेस मैनेजमेंट की, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सीधा नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन तीनों ही चीज़ों में, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रेम होता है वो यही होता है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। ठीक है, व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट।
व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग टाइम। ये 3 क्वेश्चन जो है वो इन टॉपिक में से सबसे अच्छे तरीके से आप तैयार कर लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी इनकी ही ज्यादा है। तो टेक्निक्स ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, किस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होता तो अपने आप प्रेशर बिल्ड हो जाता है, ठीक है। टाइम पर काम नहीं हो पाते हैं, डेडलाइंस मेट नहीं हो पाती है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, स्ट्रेस आने लग जाता है। लास्ट मिनट पैनिक, जो लास्ट मिनट रश की बात की थी हमने टाइम मैनेजमेंट में, वो चीजें होने लग जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, आप अल्टीमेटली आपको पता नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे आप स्ट्रेस्ड आउट होने लग जाते हैं। तो सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट। सेकंड जो है वो है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है वो एंडोर्फिन्स रिलीज करते हैं, मूड को इंप्रूव करते हैं, एनर्जी जो है वो एनहेंस होती है आपकी बॉडी की। रेगुलर एक्टिविटी जो है, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइजेज जो है वो होना बड़ा आवश्यक है। जितना आप ये करेंगे उतना क्या होगा, आपकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी। कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है, जो इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है स्ट्रेस होने का, जब भी आपकी बॉडी में स्ट्रेस होती है तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उस कॉर्टिसोल हार्मोन को ये काउंटर करता है बाय रिलीजिंग एंडोर्फिन्स। तो सबसे पहली चीज, कोई टाइम मैनेज करना है आपको, टाइम मैनेज करके चलेंगे तो स्ट्रेस सही रहेगा। सेकंड, फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है। फिजिकल एक्सरसाइज आप करेंगे तो एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, मूड इंप्रूव होगा, एनर्जी इंप्रूव होगी। थर्ड जो आता है वो आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, ठीक है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आता है योगा, ठीक है। इसके बाद आता है मेडिटेशन, डीप डीप ब्रीदिंग, ठीक है, और प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन काम द नर्वस सिस्टम। और इस वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली स्ट्रेस जो है वो मैनेज होती है। क्या क्या चीजें करनी है रिलैक्सेशन टेक्निक्स में, प्रैक्टिसेस सच एज डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन काम द नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हेल्थी लाइफस्टाइल। हेल्थी लाइफस्टाइल क्या सी, विटामिन रिच डाइट। और विटामिन रिच डाइट कब होगी, जब आप बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेंगे, एडिकेट स्लीप लेंगे। एडिकेट स्लीप कितनी होती है, 7 से 8 घंटे की जो नींद होती है, दैट इज नोन एज एडिकेट स्लीप, ठीक है। इसके अलावा आपको कैफीन भी लिमिट करना है और अल्कोहल सपोर्ट भी, अल्कोहल भी लिमिट करना है, जिससे क्या होगा, लिमिटिंग कैफीन एंड अल्कोहल सपोर्ट स्ट्रेस रेजिलियंस। आपकी बॉडी स्ट्रेस रेजिलियंट बन जाएगी अगर आप कैफीन नहीं लेते हैं, अल्कोहल नहीं लेते हैं, ठीक है। लिमिट नहीं करना, उसको खत्म ही करना है आप। तो ये मानो कैफीन मत लो, कैफीन मतलब कॉफी वगैरह में होता है, ठीक है, और जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है अपनी रेडबुल वगैरह, उसमें कैफीन होता है। अल्कोहल, ये दोनों चीजें ही अगर आप बंद करते हैं तो आपकी स्ट्रेस रेजिलियंट पर्सनैलिटी बन जाती है, स्ट्रेस होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने क्या समझने की कोशिश की, स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स। सबसे पहली टेक्निक आती है टाइम मैनेज करना, सेकंड आती है फिजिकल एक्सरसाइज करना, थर्ड आप ये मान लीजिए फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ ही योगा, डीप ब्रीदिंग वगैरह में चले जाइए आप। फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होगा, कार्डियो एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ठीक है। और उसके साथ फिर रिलैक्सेशन टेक्निक्स में क्या क्या हो जाएगा, योगा, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, स्पा टाइप, वो सारी चीजें, ठीक है, मसाज वगैरह। तो उन सब से क्या होता है, रिलैक्स होती है बॉडी, से स्ट्रेस नहीं हो पाता। फिर आती है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या क्या आएगा, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, एडिकेट स्लीप, लिमिटिंग कैफीन, अल्कोहल सपोर्ट, स्ट्रेस रेजिलियंस, ठीक है। आगे चलते हैं, कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज। कॉग्निटिव स्ट्रेटेजीज क्या होती है, जिसको हम कहते हैं कि कॉग्निशन के द्वारा आपको स्ट्रेस को कम करना है। कैसे होगा, रिफ्रेम नेगेटिव थॉट्स। जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनको रिफ्रेम करना है, उनको हटाना है, उनको नेलीफाई करना है या उनको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव थॉट्स में, ठीक है। प्रैक्टिस पॉजिटिव अफर्मेशंस। पॉजिटिव अफर्मेशंस प्रैक्टिस करने हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, ये ऐसे होगा, ये होगा। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपको सबसे पहली चीज जो रखनी है वो ये रखनी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखनी है। आपको ये नहीं रखना है दिमाग में कि आप पहली ही चांस में टॉप कर जाएंगे, ठीक है। टॉप करेंगे आप, लेकिन वो धीरे धीरे करेंगे। आपको धीरे धीरे टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा, आपको सिलेबस कंप्लीट करना होगा, आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, मल्टीपल रिविजन्स करने होंगे। तो वो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने आप आपके हार्डवर्क के साथ साथ अलाइन होती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको एक काम करना है, आपको हिस्ट्री कंप्लीट करनी है और आपने कहा कि मैं 2 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट कर लूंगा, नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। कोई रियलिस्टिक गोल नहीं है, एक्सपेक्टेशंस आपकी अनरियलिस्टिक हुई और प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी फिर, क्योंकि आप 2 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट नहीं कर पाओगे और फिर अननेसेसरी स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। सोशल सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसर्न है, वो आप फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर बहुत ही हद हो रही है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस हो रही है, तो आप काउंसलर्स के साथ उसको शेयर कर सकते हैं, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स के साथ, जिससे क्या होगा, काउंसलिंग होगी तो इमोशनल रिलीफ आपको मिलेगा, मेंटल रिलीफ, इमोशनल रिलीफ, वो सारी चीज़।
उसके बाद 7th पॉइंट आता है सेटिंग बाउंड्रीज। सेटिंग बाउंड्रीज का मतलब है प्रैक्टिस टू से नो। आपको आपका बॉस कुछ काम दे रहा है, एक्सेसिव काम दे रहा है, वो आपके वर्क डोमेन में नहीं आ रहा है, जबरदस्ती का काम आ रहा है, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नो कहना, ताकि आप एक्सेसिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं उनको आप अवॉइड कर सके। उनको आप अवॉइड करेंगे तो अपने आप क्या होगा, आपका जो वर्किंग है वो एनहेंस होती रहेगी, परफॉर्मेंस जो है वो एनहेंस होती रहेगी। तो ये 7 टेक्निक्स जो हैं इनसे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली क्या आ जाएगी, टाइम मैनेजमेंट। दूसरी आ जाएगी फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। तीसरा आ जाएगा रिलैक्सेशन टेक्निक्स, इसमें आ गया योगा और वो सब, ये दोनों चीजें कंबाइन कर दी हमने। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट, सेकंड फिजिकल एक्सरसाइज, थर्ड रिलैक्सेशन टेक्निक्स, फोर्थ बैलेंस्ड डाइट हो गया या न्यूट्रिशन लाइफ हेल्दी लाइफस्टाइल वगैरह की बात हो गई। फिर कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज जो है वो आ गई। उसके बाद सोशल सपोर्ट और सेटिंग बाउंड्रीज। सिंपल सी चीजें हैं, यही आपको यहाँ नोट डाउन करनी है और यही आपको अगर बिहेवियर में क्वेश्चन पूछा जाता है वहां भी 2 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां आप उस तरह से इसको आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। डन हो गई बात, क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज है, आप रिवीजन और कराऊं इसका या हो गया? एक बार और कर लेते हैं। पहला टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज कर लो। दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज के साथ ही योगा कर लो, रिलैक्सेशन टेक्निक हो गई। अब आपने फिजिकल एक्सरसाइज कर ली, योगा कर लिया, तो आपको न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे चले जाओ, ठीक है। हेल्दी लाइफस्टाइल में विटामिन रिच डाइट, बैलेंस डाइट वगैरह वो सारी चीजें होंगी, ठीक है। न्यूट्रिएंट रिच फूड हो गया। फिफ्थ आ गया कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज, सिक्स सोशल सपोर्ट, फ्रेंड्स, फैमिली एंड काउंसलर, और सेवेंथ हो गया सेटिंग बाउंड्रीज टू से नो एंड अवॉइड टेकिंग ऑन एक्सेसिव रेस्पॉन्सिबिलिटीज। ये आप अगर लिख देंगे अपने आंसर में, आपको 3.5 से 4 नंबर आरपीएससी देगी, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं लिखना है आंसर, पॉइंट वाइज लिखना है। जब भी टेक्निक्स पूछी जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे, फीचर्स पूछे जाएंगे, आपको पॉइंट्स लिखने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन में कितने पॉइंट? मिनिमम 2 पॉइंट। 5 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 5 पॉइंट। 10 नंबर के क्वेश्चन में मिनिमम 10 पॉइंट। ज्यादा आप लिख सकते हो, कम लिखते ही वहां पर मजा नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, तीनों चीजें मैंने आपको कंप्लीट कराई। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड टिप्स मैंने एडिशनल ऐड ऑन की है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसमें पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई है, ये एडिशनल डेटा है, नॉट इंपॉर्टेंट टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। आप अगर पढ़ना चाहें तो पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। जैसा कि हमेशा की तरह मैं थोड़ा सा डेटा पीडीएफ में एक्स्ट्रा लेके चलता हूँ, ताकि अगर किसी को क्यूरोसिटी हो या और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता हो वो उसको देख सकता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हम क्लियर कर सकते थे वो आज के 17th लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा सिलेबस है और यहां तक सब कुछ कंप्लीट हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर जो 18th नंबर का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम के बारे में पढ़ाऊंगा। अब सिर्फ 3 लेक्चर्स बचे हैं मैनेजमेंट के। पहला जो 18वां लेक्चर होगा वो ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे। 19th लेक्चर जो होगा उसमें पूरा एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो इंक्यूबेशन, स्टार्टअप, यूनिकॉर्न, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर्स, ये सारे हम कंप्लीट कर लेंगे। और 20th जो लेक्चर होगा उसमें मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज वगैरह कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे लगता है जो नेक्स्ट वीक आ रहा है उसमें हम मैनेजमेंट कंप्लीट कर लेंगे। देन तो थैंक यू। अगर देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर रोल प्ले करती है वो है रिविजन। जो भी मैंने आपको कराया है 20 लेक्चर्स में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है पूरा मैनेजमेंट। आपका रोल ये बनता है कि आपने एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप इसको कम से कम 2 बार 3 बार इन लेक्चर्स को रिवाइज कीजिए। फिर आता है रोल आंसर राइटिंग का। सबसे अच्छी चीज़ है आपने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेज आपने पार कर ली है। सेकेंड स्टेज आपकी होगी रिविजन। आप चाहें तो 2x पे करके वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वो जो पीडीएफ रास्ता अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर है वहां से डाउनलोड करके उसको देखिए, ठीक है। रिविजन जरूर करना है और रिविजन करने के बाद फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ये 3 आपने कर लिया टेस्ट सीरीज, बस ये 3-4 चीजें आपने कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता टॉप 50 में आने से, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर 18 लेक्चर में मिलते हैं, डिस्कस करेंगे अच्छे से ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड अप्रेजल सिस्टम्स। थैंक यू।